नमस्कार। बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इस तरह के तमाम सारे फ्रॉड्स जो होते हैं या ग्राहकों की शिकायतें होती हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं का निपटारा कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे अच्छे तरीके से शिकायत की जाए कि जल्दी उसका हल निकले, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर नीना रोहित जैन से, जो रिज़र्व बैंक के लोकपाल हैं, और समझेंगे कि कैसे असरदार तरीके से शिकायत की जाए ताकि हल निकल पाए। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि किन किन संस्थाओं के खिलाफ रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है। जैसा आप जानते हैं, रिजर्व बैंक के अंडर बहुत सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, सारी फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, जिसमें कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ से ऊपर है। इसके अतिरिक्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो कि सभी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसमें असेट साइज 100 करोड़ हो, या फिर वो सब नॉन बैंकिंग कंपनीज जहाँ जो डिपॉजिट लेती हैं, ये सभी लोकपाल के अंतर्गत हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको हम आम भाषा में वॉलेट्स प्रोवाइडर्स कहते हैं, वो भी लोकपाल में हैं। ये हैं जैसे अमेज़ॉन पे, फ़ोनपे, मोबीक्विक, और हाल ही में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे कि सिबिल, ये भी लोकपाल के अंतर्गत आती हैं। बेहतर तरीके से शिकायत की सुनवाई हो, इसके लिए किन बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है शिकायतकर्ता के लिए। कंप्लेंट का फर्स्ट रिजॉर्ट जो होगा वो अपने बैंक के पास या नॉन बैंक के पास जाए। अगर 30 दिन के अंदर उत्तर वहाँ से ना मिले, या जो उत्तर मिले या जो निवारण मिले वो संतोषजनक ना हो, तो शिकायतकर्ता लोकपाल के पास अपनी शिकायत लेके आ सकता है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि शिकायत पहले वो वहाँ पर करे और उसकी प्रतिलिपि हमें अवश्य दे। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूँगा कि शिकायत करते समय किन बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप लोकपाल के पास आएँ तो कुछ डिटेल्स देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायतकर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस बैंक या एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उस रेगुलेटेड एंटिटी का नाम, शाखा का नाम और पता दें। इसके अलावा कंप्लेंट का जो नेचर है, पूरे कंप्लेंट का ठीक से ब्यौरा देना, क्या हानि हुई है और आप लोकपाल से किस तरह की राहत मांग रहे हैं, ये सब का डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि जो भी आप तथ्य लिख रहे हैं, जो भी कंप्लेंट आप बता रहे हैं, उसके समर्थन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो ज़रूर साथ में लगाएं। शिकायत करने का सबसे अच्छा, तेज और सटीक ज़रिया क्या है। सबसे बेहतर और शीघ्र तरीका है ऑनलाइन कंप्लेंट करना। हमारी वेबसाइट पोर्टल, कंप्लेंट पोर्टल जो है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के ऊपर, इसका एड्रेस है cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पे जाके आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आरबीआई की वेबसाइट जो है, उसके होम पेज पे एक लॉन्च अ कंप्लेंट आइकॉन है, उस पर क्लिक करने से भी ये पोर्टल पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पे कंप्लेंट करने का सबसे ख़ास कारण ये है कि कंप्लेंट लॉन्च करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज आ जाता है, और उस कंप्लेंट नंबर को लेकर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। क्या जिस इलाके में रहते हैं वहीं के लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है या कहीं भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता कहीं से भी शिकायत लोकपाल के पास, एक ही लोकपाल के पास शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। और ये अब जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च हुई है, इसकी खास कॉन्सेप्ट जो है वो है वन नेशन वन ओम्बड्समैन, अर्थात ग्राहक कहीं से भी एक ही लोकपाल को अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। दूसरी बात है कि जैसे पहले की स्कीम में बैंक्स, नॉन बैंक्स और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग कंप्लेंट लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब यह अलग अलग लोकपाल के पास जाना पड़ता था। अब ये एक ही जगह अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है, इसीलिए इसे वन नेशन वन ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड स्कीम कहा गया है। एक बात और, लोग अक्सर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करते हैं तो लगता है उन्हें कि वहाँ जाना पड़ेगा, हाजिरी लगेगी, नोटिस आएगा। ऐसा कुछ होता है क्या लोकपाल के पास। आमतौर पे लोकपाल के पास शिकायतकर्ता को आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपकी कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपको समाधान मिल जाता है। कभी कोई ख़ास तकनीकी अगर डिफ़िकल्टी होती है और हमें बुलाने की ज़रूरत पड़े, तो हम ग्राहक को अपने ऑफ़िस में बुला भी सकते हैं, या उसको अगर कन्वीनिएंट नहीं है तो हम एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वेबएक्स पे कर सकते हैं,
और नहीं तो बहुत आराम से हम इवन ऑडियो कॉल, एक फ़ोन कॉन्फ्रेंस कॉल भी करके उसका समाधान कर सकते हैं। क्या मिससेलिंग की शिकायत भी लोकपाल के पास की जा सकती है? मिस सेलिंग भी एक प्रकार की सर्विस डेफिशिएंसी मानी गई है, क्योंकि इसमें ग्राहक को कुछ सर्विस देने से गलत सर्विस या तो मिली हो या उसको पूरी सर्विस ना मिली हो, तो मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स भी लोकपाल के पास की जा सकती है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है उसको ब्लॉक करा दें, और ये नहीं कि जो कार्ड पे फ्रॉड हुआ है उसी को ब्लॉक कराएं, उसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उससे संबंधित जितने भी खाते या कार्ड्स हैं उनको भी ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप साइबर पुलिस में भी इसकी सूचना दें। उनका एक टोल फ्री नंबर है 1930, उस पे भी फ्रॉड की सूचना तुरंत जारी करें। तो अगर डिजिटल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको डोंट्स बताऊंगी कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए है, वो है कि अपने अकाउंट या खाते का विवरण किसी को भी ना दें। अपने कार्ड के डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी किसी से शेयर ना करें, चाहे वो आपको बैंक का कोई विश्वसनीय ऑफिसर ही लगे, क्योंकि बैंक ऐसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ग्राहक से कभी नहीं मांगता है। जो OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आपके पास आए, वो भी किसी से शेयर बिल्कुल ना करें। एक और है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स का जो ईमेल अगर आपने उसमें रजिस्टर किया हुआ है, उसका जो पासवर्ड है वो भी अपने पास ही रखें और किसी से शेयर ना करें, वहाँ से भी धोखा होने के बहुत चांसेस होते हैं। अक्सर हमने ये सुना है कि KYC अपडेट करने के लिए या उसे शीघ्र अपडेट कराने के लिए हमारे पास फ़ोन आते हैं और उसमें लोग उसको शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी देने से पहले बहुत आप वेरीफाई कर लें कि ये विश्वसनीय सूत्र से है। ज़रा भी डाउट हो तो अपनी ब्रांच को ज़रूर कांटेक्ट करें। अनजान कोई भी ऐप को डाउनलोड ना करें। हम लोग आजकल बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, उनको ज़रूर सोच समझ के जो ज़रूरी है उसी को डाउनलोड करें, उसी पे और जो लिंक्स आती हैं वो भी कोई भी अनजान लिंक पे भी क्लिक ना करें। अपने सारे ऐप्स जो आप मोबाइल फ़ोन पे खोल के रखते हैं, उससे ध्यान से उनको बंद करना भी बहुत आवश्यक होता है, उनको क्लोज़ करना। अक्सर कलेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें भी धोखा हो जाता है, क्योंकि कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए कोई भी पिन, UPI पिन या मोबाइल पिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि पैसा रिसीव करने के लिए कोई भी पिन को देना ज़रूरी नहीं है। या बारकोड या QR कोड को भी स्कैन ना करें। बिल्कुल, आपने बताया कि किन चीज़ों को नहीं करना है, कैसे बचना है। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद आगे के कदम क्या होने चाहिए? कैसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जब भी कोई ऐसी फ्रॉड हो तो तुरंत ही अपने बैंक या वॉलेट प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें, अपने कार्ड को ब्लॉक कराएं, साइबर पुलिस में सूचना दें। यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और उसका मैसेज आपके पास आ रहा है, जैसे कि कोई OTP आ रहा है या ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड हो रहे हैं, तो उस पर भी खास ध्यान रखें और तुरंत अपने बैंक को सूचना दें कि हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ये भी ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सेफ़ नेटवर्क से ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें। कोई पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करने के लिए बेहतर है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई पब्लिक या फ्री एक्सेस नेटवर्क से ना करें। कस्टमर केयर नंबर की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है और हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे इंटरनेट पे सर्च ना करें, क्योंकि वो कुछ नंबर जाली हो सकते हैं। या तो आप अपने बैंक की वेबसाइट से ही वो कस्टमर केयर नंबर उठाएं, या फिर जो वेलकम किट आता है उसको ध्यान से रखें और उसी से वो कस्टमर केयर नंबर उसी पे कांटेक्ट करें। अवेयरनेस के लिए इस तरह की और क्या-क्या चीज़ें रिज़र्व बैंक कर रहा है ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें? हमने एक खास बुकलेट निकाली है, बी अवेयर, जो कि हमारी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पे प्रेषित है। इसमें फ्रॉड्स के सभी मोडस ऑपरेंडी बताए गए हैं और उनसे कैसे सावधान रहें उसके बारे में भी जानकारी दी है। एक और प्रेस रिलीज़ रिज़र्व बैंक ने जारी किया है 28 जनवरी 2022 को, जिसमें साइबर फ्रॉड्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है। कॉमिक अभी रिज़र्व बैंक ने जारी की है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो है राजू एंड 40 थीव्स। इसमें भी कॉमिक के द्वारा सभी फ्रॉड्स के और की मोडस ऑपरेंडी को समझाया गया है और उससे बचने के उपाय भी दिए गए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जानकार रहिए और सतर्क रहिए। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत शुक्रिया ज़ी मीडिया से बात करने के लिए।